हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 9 की गणित मंजरी का चैप्टर 7 द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी में आपके फुल मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी 100% यानी श्योर इवेंट होने वाली है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, हमने जब लास्ट एक्सरसाइजेस की थी वहाँ पे हमने श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। इम्पॉसिबल इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कभी हो ही नहीं सकते। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप एक डाई को रोल करते हैं तो उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डाई पे तो 7 होता ही नहीं है, डाई पे तो 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो बस यही होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जो कभी नहीं हो सकता और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड पार्ट में पूछा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखो हमने एक डाई को रोल किया, डाई को रोल करने के बाद जितने पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे आउटकम्स आ सकते हैं ना। तो ये सारे क्या है? सैम्पल स्पेस ही तो है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सैम्पल स्पेस। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा सैम्पल स्पेस। थर्ड पार्ट में पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन यानी कि जो होना ही होना है, जो 100% होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई चीज़ होनी ही होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1। तो ध्यान रखना, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी या फिर श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ओके। फोर्थ पार्ट में पूछा है टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैंक फॉर गेटिंग हेड्स। यहाँ पे हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब कॉइन के पास 2 फेसेस हैं, एक तो हेड्स है एक टेल्स है, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास हो गए 2। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए 2। अब फेवरेबल आउटकम में हेड्स पूछा है तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है, तो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स 15 students said they like football. The number of students who like football is 15 and the blank is blank. देखो यहाँ पे एक सर्वे किया गया है 50 स्टूडेंट्स के साथ, ओके, जिनमें से फुटबॉल के फैंस कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज़ 15। यहाँ पे बोला है कि जिन्हें फुटबॉल पसंद है वो 15 स्टूडेंट्स हैं। एंड द ब्लैंक इज़ ब्लैंक। अब यहाँ पे हमें 2 ब्लैंक फिल करना है। यहाँ पे पूछा है फ्रीक्वेंसी या तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, और ब्रैकेट में बोला इन्होंने फिल इन द फ्रैक्शन और डेसिमल। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि यहाँ पे क्या आना है। ऐसा किस लिए बोल रही हूँ मैं? क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक सिंपल काउंट होता है। जितने भी टाइम्स कोई भी इवेंट हुआ है हमें सिर्फ उनको काउंट करना है तो वो हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स ने बोला है उन्हें फुटबॉल पसंद है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 15। ठीक बात है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे देखो टोटल ट्रायल्स कितने हैं यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50, और जिन्हें फुटबॉल पसंद है वो कितने हैं? 15। तो 15 तो हो गया नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्ड और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की जगह हम लिखेंगे 50। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें ये फ्रैक्शन वाला पार्ट ही फिल करना था। अब यहाँ पे अगर फ्रैक्शन वाला पार्ट आया है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ब्लैंक को डिसाइड करेगा सेकंड ब्लैंक, इसलिए हमें पहले सेकंड ब्लैंक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और वो हमें इस ब्रैकेट को देख के पता चलेगा कि हमें क्या फाइंड करना है। तो डेसिमल में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, ना कि फ्रीक्वेंसी की। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक में तो आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और सेकेंड ब्लैंक में आएगा 15/50। तो देखो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और 5 10 ज़ा 50, तो ये हो जाएगा 3/10। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/10। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो आप इसको 0.3 लिख देना। ओके, आगे ये क्वेश्चन समझ में। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस ब्लैंक के अकॉर्डिंग ये ब्लैंक फिल होगा और इस ब्लैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फिल होगा, और फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको भी बता दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। अब यहाँ पे देखो एक टर्म यूज हुई है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसके आने की पॉसिबिलिटी, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। तो इक्वल, दोनों के आने के चांसेस इक्वल हो, ठीक है, वो होती है दोनों के 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी चीज़ें जितनी भी हो उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाए तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट में बोला है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे कार के स्टार्ट होने की और स्टार्ट नहीं होने का आउटकम इक्वली लाइकली होगा या नहीं होगा। तो आप देखो एक कार है, अगर आपको स्टार्ट करनी है तो ऑब्वियसली वो स्टार्ट होगी ही ना। अगर कार अच्छी कंडीशन में है तो वो स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो गए ना ये, और स्टार्ट ना होने के चांसेस कम हो गए। तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स इक्वली लाइकली नहीं होंगे क्योंकि कार के स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखो हम इसको लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली। रीज़न क्या होगा, द आउटकम डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज कंडीशन ऑफ कार, fuel, battery, etc. For most well-maintained cars, the probability it starts is way higher than the probability it doesn't. So these outcomes are not equally likely. यानी कि जो आउटकम है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि कार की क्या कंडीशन है, उसमें फ्यूल है या नहीं है, बैटरी की कंडीशन कैसी है उसकी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी कार वेल मेंटेन्ड है तो इसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी हायर है देन द प्रोबेबिलिटी it doesn't start. Okay, so these outcomes are not equally likely. सेकेंड पार्ट में बोला है टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस। अब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीज़न इज बोथ हेड्स एंड टेल्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, probability of heads is equals to probability of tails is equals to 1/2. A fair coin ensures both sides have equal chance of both the outcomes. Third part is rolling a fair 6-sided die. अब डाई है 1 आने की भी उतने ही चांस है जितने 2 आने के चांस है, जितने 3 आने के चांस है, तो सारे नंबर्स के आने के चांसेस इक्वल है, तो ये भी इक्वली लाइकली होगा। Each of the numbers 1 to 6 has same chance, that is 1/6. हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, so this is equally likely. आप फोर्थ पार्ट में देखो choosing a marble randomly from a bag that contains 3 red marbles and 7 blue marbles. अब एक बैग है उसमें 3 तो रेड कलर के मार्बल्स हैं और 7 ब्लू कलर के मार्बल्स हैं, तो रेड और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल होंगी? नहीं ना, क्योंकि जो मार्बल ज़्यादा हैं उसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे ना, और जो कम है उसके आने के चांसेस कम होंगे। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे, क्योंकि ब्लू मार्बल ज़्यादा है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रीज़न इज द बैग कंटेन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल इज 3/10 विच इज़ 0.3, while picking a blue marble is 7/10, that is 0.7. Since 0.3 is not equal to 0.7, the outcomes are not equally likely. Last part में पूछा है a baby is born, it is a boy or a girl. अब boy और girl होने की probability भी equal होगी,
है ना। ये थोड़ी ना बॉय के चांसेस ज़्यादा होंगे और गर्ल के चांसेस कम होंगे, बॉय हो या गर्ल हो दोनों के चांसेस इक्वल होंगे, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे लॉजिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अ बॉय और अ गर्ल इज़ 1/2 ईच, सो दीज कैन बी कंसिडर्ड equally likely. Now question number 4 is write the sample space and calculate the probability based on the given information. ये कुछ पार्ट्स गिवन है, हमें इनका सैम्पल स्पेस लिखना है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सैम्पल स्पेस क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो सारे होंगे सैम्पल स्पेस में, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो फर्स्ट पार्ट में है 2 coins are tossed at the same time. What is the probability of getting at least one head? सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस लिखते हैं। देखो 2 कॉइन्स हैं हमारे पास, तो सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं। सैम्पल स्पेस को सबसे पहले हम एस से डिनोट करते हैं, और सैम्पल स्पेस लिखने का तरीका क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में सारे आउटकम्स लिखेंगे और उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो 2 कॉइन्स है, तो दोनों में या तो हेड्स आ सकता है, या एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है। फर्स्ट पे टेल आ सकता है, सेकंड पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल्स आ सकता है। इसके अलावा और कोई तो आउटकम नहीं होगा ना, तो बस हमारे पास सैम्पल स्पेस में 4 ही आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि NS कितना हो गया, 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गए। अब क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पे देखो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, एटलीस्ट, एट मोस्ट, ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम अपने सैम्पल स्पेस में चेक करें तो एटलीस्ट वन हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 2 तो ये हो गए। क्या इसमें हम चेक करेंगे, बताओ। ऑब्वियसली करेंगे, उसने बोला है एटलीस्ट वन हेड, एक तो होना ही चाहिए, 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक तो आ ही रहा है ना, तो यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट वन हेड, क्या यहाँ पे एक हेड है, नहीं ना, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे फेवरेबल आउटकम में, क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। अगर एक होता, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते थे, और लेकिन एक तो होना ही चाहिए था, तभी वो फेवरेबल आउटकम में ऐड होता। तो ये वाला केस हमारा ऐड नहीं होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, एक ये और ये। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड कितनी हो जाएगी, 3/4। ठीक है, आगे समझ में। 3 क्यों लिया, क्योंकि एक हेड कम से कम हमें चाहिए था, 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तो होना ही होना चाहिए। ओके। सेकेंड पार्ट में पूछा है 10 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। One card is drawn at random. What is the probability of drawing a card with an even number? अब सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो 10 कार्ड्स है, 1 से लेके 10 उनके ऊपर नंबर लिखें, तो हमारा सैम्पल स्पेस में यही आएंगे सारे के सारे कार्ड्स। सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे नंबर्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ कार्ड विद इवन नंबर्स। तो देखो यहाँ पे इवन नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है टोटल नंबर ऑफ टोटल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पे 5 इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी, 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 है और फेवरेबल आउटकम 5 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स इज 5/10। ओके। थर्ड पार्ट में बोला है अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब एक डाई है, डाई के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो सैम्पल स्पेस में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन से नंबर हो जाएंगे, 5 एंड 6। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में तो आ जाएंगे हमारे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर
ग्रेटर देन 4 कौन कौन से हैं, 5 और 6। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 4 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं बोला, तो हम 4 को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 5 और 6 लेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास, कौन सा 5 और 6, तो 2 आ जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स में, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, तो ये हो जाएगा 1/3। ओके, ईजी है ना। अब यहाँ पे देखो, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, ओके, 2 ब्लू बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल। 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट रेड। तो सबसे पहले देखो 3 तो रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं और 1 ग्रीन बॉल है। पहले हम इसका सैम्पल स्पेस लिखते हैं, तो सैम्पल स्पेस में आ जाएगा 3 रेड बॉल्स हैं तो R1 R2 R3 लिख दें हम इन्हें। 2 ब्लू बॉल्स हैं 1 एंड 2 और एक हमारे पास ग्रीन बॉल है। ये तो हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो रेड को छोड़ देते हैं, बाकी सारे को काउंट कर लेते हैं। रेड ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फेवरेबल आउटकम में होंगे 1 2 3, तो 3 हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट इज 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting exactly 2 heads। अब यहाँ पे 3 coins आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको सैम्पल स्पेस थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा। देखो सैम्पल स्पेस क्या होगा, 5th पार्ट में सैम्पल स्पेस हो जाएगा, या तो हमारे पास तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, ठीक है, या फिर 2 कॉइन्स पे हेड आए, एक पे टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट पे टेल आ जाए, बाकी दोनों में हेड्स आ जाए, या फिर फर्स्ट पे तो हेड आए, बाकी दोनों में टेल्स आ जाए, या फिर फर्स्ट पे टेल आए, सेकंड पे हेड आए और थर्ड पे फिर से टेल आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आए और थर्ड पे हेड आए, या फिर तीनों हमारे पास टेल्स आ जाएं। तो यहाँ पे ये हमारे 8 आउटकम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 8। तो यहाँ पे NS इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है एग्जैक्टली 2 हेड्स की, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 3 हेड्स हो गए, यहाँ पे एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली बोला है, मतलब हमें सिर्फ 2 ही हेड चाहिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा, तो यहाँ पे 3 हो गए, ये वाला केस नहीं आएगा। यहाँ पे 2 हेड है तो ये काउंट होगा, यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, और कहीं है नहीं ना, तो सिर्फ हमारे पास ये 3 केस पॉसिबल है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 8। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, 2 हेड्स ही लेने हैं, कम नहीं लेने हैं, एग्जैक्टली बोला है यहाँ पे, एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली। ओके, 5th क्वेश्चन इज अ बैग इज 3 कैंडीज, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट, 1 इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्ट्रॉबेरी कैंडी। एक बैग में 3 कैंडीज हैं, तो तीनों के आने के आउट प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी ना, तो इक्वली लाइकली है क्योंकि 1 है तीनों की। तो अब देखो सैम्पल स्पेस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो स्ट्रॉबेरी, एक लेमन, या फिर मिंट कैंडी, इन तीनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं हम, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 3, 1 2 3, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, स्ट्रॉबेरी की। तो स्ट्रॉबेरी एक ही है हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी इज 1/3 विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। बस यहाँ पे इतना ही करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल दो और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल दो और क्वेश्चन फिनिश, है ना, बहुत ईजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ चाइल्ड हैज़ 2 शर्ट्स, 1 रेड एंड 1 ब्लू, एंड 3 टाइप्स ऑफ पैंट्स, जीन्स है, खाकीज है एंड शॉर्ट्स है। लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटफिट्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 शर्ट
एंड 1 पेयर ऑफ पैंट्स, डिस्प्ले और आंसर इन टेबल फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे तो प्रॉब्लम सबके साथ ही होगी, यार कौन सी शर्ट के साथ मैं कौन सी पैंट पहनूँ, फिर कोई अपनी बहनों से पूछता होगा, कोई अपने दोस्तों से पूछता होगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आप टेबल बना लो। अब देखो आपने यहाँ पे एक टेबल बनानी है जिसमें एक कॉलम में आप शर्ट्स लिखोगे, एक में पैंट्स लिखोगे और फिर एक में दोनों से मिलके क्या क्या आउटफिट बन सकते हैं। शर्ट तो सिर्फ 2 ही है, एक रेड है एक ब्लू है। अब देखो रेड के साथ जीन्स पहन सकता है वो, तो आउटफिट बन गया हमारे पास रेड शर्ट प्लस जीन्स। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, रेड शर्ट के साथ वो खाकीज पहन सकता है, खाकीज। दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया रेड शर्ट प्लस खाकीज। और थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, रेड शर्ट के साथ वो शॉर्ट्स पहन सकता है। थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया रेड शर्ट प्लस शॉर्ट्स। ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन हम ब्लू के साथ बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लू शर्ट के साथ वो जीन्स पहनेगा, आउटफिट बन जाएगा ब्लू शर्ट प्लस जीन्स। ब्लू शर्ट के साथ वो खाकीज़ पहनेगा तो आउटफिट बनेगा ब्लू शर्ट प्लस खाकीज़। ब्लू शर्ट के साथ वो शॉर्ट्स पहनेगा तो आउटफिट बनेगा ब्लू शर्ट प्लस शॉर्ट्स। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 6 आउटफिट्स के। वो 2 शर्ट और 3 पैंट से टोटल 6 आउटफिट्स बना सकता है। Now, question number 7. A tire company records distances before replacement in 1000 cases. एक टायर कंपनी है, वो टायर को रिप्लेस करने से पहले कुछ डिस्टेंस चेक करती है कि कितने डिस्टेंस चलने पर उन्हें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। तो 1000 केसेस में देखती है। यहाँ पे देखो ये टेबल गिवन है कि ये डिस्टेंस गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस है। अगर कोई भी टायर 4000 किलोमीटर से कम चला है तो वो केसेस कितने थे, 20 केसेस। 4001 से 9000 किलोमीटर चला है वो 210 केसेस थे, और 9001 से 14000 चला है वो 325 केसेस थे, और मोर देन 14000 किलोमीटर अगर कोई टायर चला है तो ऐसे 445 टायर्स के केसेस थे। ओके, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, लेस देन 4000 किलोमीटर चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ़ टायर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ टायर्स 1000 गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि नंबर ऑफ़ टायर्स फॉर लेस देन 4000 किलोमीटर, लेस देन 4000 किलोमीटर 20 गिवन है ना। यहाँ पे देखो 4000 से कम कितने चले हैं, 20 केसेस हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टायर्स लेस देन 4000 किलोमीटर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4000 कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केसेस 20 है और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स 1000 है। तो 20/1000 विच इज़ इक्वल्स टू 1/50। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें बोला है बिटवीन 4000 एंड 14000। अब देखो 4000 से बड़ा, 4000 और 14000 तो 4000 से बड़ा लेंगे और 14000 से छोटा लेंगे। तो ऐसे केसेस 2 टेबल्स में आ रहे हैं, 4001 से 9000 ये भी आता है उस केस में क्योंकि 4000 से बड़ा है ये, और ये भी आता है क्योंकि ये 4000 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे बोला है 14000, तो ये 14000 से छोटा भी तो होना चाहिए ना, तो ये 14000 से छोटे भी हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इस वाले केस में आ जाएगी बिटवीन 4000 एंड 14000, ये दोनों केसेस आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ़ टायर्स तो 1000 ही रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ टायर्स 1000 होंगे। ठीक है, अब केसेस बिटवीन 4000 एंड 14000 कितने आ जाएंगे, 210 प्लस 325 विच इज़ इक्वल्स टू 535। तो इतने 4000 और 14000 के बीच में 535 केसेस हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिटवीन 4000 एंड 14000, 535 डिवाइडेड बाय
1000 विच इज़ इक्वल्स टू 0.535. ठीक है. थर्ड पार्ट में बोला है मोर देन 14,000 किलोमीटर, तो यहाँ पे टोटल कितने केस है 14,000 से बड़े? 445. तो यहाँ पे भी देखो टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने हो जाएंगे 1000, या फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस भी लिख सकते हो. टोटल नंबर ऑफ केसेस 1000 हो जाएंगे, और केसेस ऑफ मोर देन 14,000 किलोमीटर 445 गिवन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 14,000 किलोमीटर कितनी हो जाएगी? मोर देन 14,000 किलोमीटर इज 445 divided by 1000 which is equals to 0.445. Let's start with question number 8. Question number 8 is the letters of the word peace are placed on the card. Leela draws a card without looking. एक word है peace. पीस में कितने लेटर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5. टोटल 5 अल्फ़ाबेट्स हैं. इन सारों को एक एक कार्ड पे प्लेस किया गया, तो उसके लिए हमारे पास 5 कार्ड्स लगेंगे. तो यहाँ पे देखो ये कार्ड्स है, इन सब के ऊपर एक एक हमने अल्फ़ाबेट लिख दिया. अब कोई लड़की है लीला नाम की, वो बिना देखे इसमें से एक कार्ड निकालती है. पहले पार्ट में पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ पी, ई और सी. पी, ई या सी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो पी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. टोटल कितना है? 5. इसकी भी 1 है. ई आने की भी 1 है या 2 है? 2 है. क्यों? क्योंकि ई 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये अपनी अलग लेकर आएगा, ये अपनी अलग लेकर आएगी. तो टोटल 5 है, और तो ई की कितनी है? 2/5, और सी की कितनी है? 1/5. तो ये हो जाएगा. यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देखो पी के कार्ड्स कितने हैं? 1 है. ई के कार्ड्स 2 है, और सी के कार्ड 1 है. तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ई और सी क्या हो जाएगी? 1 + 2 + 1 4/5. ठीक है. जब और आता है तो हम ऐड करते हैं. ओके. तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4/5 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी. सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट एन ई, कि वो ई नहीं होना चाहिए. तो ई को छोड़ देते हैं, बाकी कितने बच गए? 1 2 3, 3 कार्ड्स बच गए, तो ये हो जाएगा 3/5. सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ ई कार्ड्स. ई कार्ड्स कितने हैं? 2 है. 2 बार ई आ रहा है तो 2 है. कार्ड्स दैट आर नॉट ई, अब हमें वो कार्ड्स निकालने हैं कार्ड्स दैट आर नॉट ई, जो ई नहीं है. टोटल 5 कार्ड्स है. 5 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएंगे, जो कि कौन से हैं? पी, ए और सी है. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? 3/5. ओके. Ninth question is a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest point at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? देखो ये एक गेम है. ठीक है. यहाँ पे हमें इसको स्पिन करना है, तो ये एरो इन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पे आके रुक सकती है, और इनके आने के चांसेस इक्वल हैं. 1 के आने के चांसेस 2 के, 3 के, 4 के, 5 6 7 8 सब के आने के चांसेस इक्वल हैं. तो प्रोबेबिलिटी बताओ 8 के आने की. प्रोबेबिलिटी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो अब हमें पता चल गया प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब यहाँ पे 8 कितने बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास टोटल 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8. यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8, क्योंकि 8 नंबर्स हैं. फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 एक ही बार आ रहा है, तो 1/8 हो जाएगी. सेकेंड में पूछा है एन ओड नंबर. अब देखो ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं. तो 1 3 5 और 7
ये ओड नंबर्स हैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4। फेवरेबल केसेस यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इज 4/8, दैट इज 1/2। थर्ड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कितने नंबर्स हैं, 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स हो गए, तो 6/8 हो जाएगा, दैट इज 3/4। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है नंबर लेस देन 9। देखो ये सारे के सारे नंबर्स 9 से छोटे हैं ना, तो ये 8 के 8 नंबर्स आ जाएंगे, फेवरेबल केसेस भी 8 हो गया और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी 8 हो गए, तो 8/8 1। तो ये क्या हो गया, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होगा जो होना ही होना है, तो सारे नंबर 9 से छोटे ही हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 में आ जाएगा 8/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1। और फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा है अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं, जो 3 के टेबल में आते हैं। अब देखो क्या 1 होगा, नहीं। 2 होगा, नहीं। 3 होगा, यस 3 भी तो मल्टीपल है 3 का। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। फिर उसके बाद 9 आता है जो 3 का मल्टीपल है, बट वो यहाँ पे है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, दैट इज 3 and 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज 2/8, that is 1/4. Okay, now 10th question is a basket contains 4 red balls and 5 blue balls. One ball is drawn and laid aside and a second ball is drawn. Draw a tree diagram to represent the possible outcomes and probabilities. यूज़ द ट्री डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक एक भी नहीं किया है। आपने ट्री डायग्राम तो बनाना सीखा था लास्ट एक्सरसाइज में, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, वहाँ पे क्या होता था, जितनी बॉल्स हम निकालते थे उसको वापस रख देते थे, फिर से उन्हीं बॉल्स में से हमें सेलेक्ट करना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ये है कि एक बॉल हमने निकाली, फिर हमने उसको बाहर साइड में रख दिया, वापस से हमने उसको बास्केट में नहीं रखा, फिर सेकेंड बॉल निकाली, तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं हमारे चेंज हो जाएंगे। तो देखो इसका ट्री डायग्राम देखो सबसे पहले कैसे बनाना है। तो देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट ड्रॉ, यानी कि जब हम पहली बारी निकालेंगे तो हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, या तो हम रेड बॉल निकालेंगे, है ना, या फिर हम ब्लू बॉल निकालेंगे। फर्स्ट में तो हमारे पास दोनों बॉल्स अवेलेबल हैं, या तो रेड निकाल सकते हैं या तो ब्लू निकाल सकते हैं। रेड को R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ब्लू को B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, बास्केट में हमने हाथ डाला, हमारे पास सारी बॉल्स अवेलेबल थी, हमने निकाल ली। अब सेकेंड ड्रॉ में क्या होगा, सेकेंड ड्रॉ फर्स्ट हमने रेड निकाल ली। अब यहाँ पे हमारे पास देखो है तो 2 ही चांसेस, दोबारा हाथ डालेंगे तब भी या तो रेड आएगी या तो ब्लू आएगी, क्योंकि 4 रेड बॉल्स है। अगर हमने एक निकाल ली तब भी 3 रेड तो बची हुई है ना, तो या तो रेड आएगी या तो ब्लू आएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने ब्लू निकाली होती तब भी या तो रेड आएगी या तो ब्लू आएगी, क्योंकि फर्स्ट ब्लू निकलने के बाद हमारे पास अभी भी 4 ब्लू बची हुई है, तो उनमें से भी तो आ सकती है। ये तो हो गए हमारे चांसेस। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ में डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट में तो सिंपल 4 रेड बॉल्स थी, 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9 थी, तो प्रोबेबिलिटी 4/9 हो गई। ब्लू 5 बॉल थी और टोटल 9 बॉल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये बात समझ में आई। रेड 4 बॉल्स थी तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया, और टोटल हमारे पास 9 बॉल्स थी, 4 रेड और 5 ब्लू, तो टोटल आउटकम्स 9 हो गई, इसीलिए रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9 हो गई। और ब्लू 5 बॉल्स थी और टोटल 9 बॉल थी, तो इसीलिए ब्लू की प्रोबेबिलिटी 5/9 होगी। अब हमें क्या करना है, हमने रेड सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने इस रेड को बाहर रख दिया, तो अब टोटल रेड बॉल्स कितनी बच गई, 3 बच गई ना, 4 थी, एक हमने वापस से निकाल के और बाहर रख दी, उसको हमने वापस से बास्केट में नहीं डाला, तो टोटल रेड बॉल्स अब 3 बच गई। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पहले 9 थी, एक बॉल बाहर निकल चुकी है, तो टोटल बॉल्स यहाँ पे 8 बच गई। तो यहाँ पे
रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने रेड निकाल लिया, ब्लू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ब्लू तो टोटल 5 ही रहेगी यहाँ पे और टोटल 8 हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने ब्लू निकाली होती तो ब्लू तो रेड तो उतनी की उतनी है, 4 की 4 ही है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो गई, एक बॉल कम हो गई तो यहाँ पे 8 हो गया। और एक ब्लू निकल चुकी है, 5 ब्लू थी हमारे पास, तो यहाँ पे ये 4/8 बचेगी, ठीक है। ये वाली चीज़ें ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, हमने सिर्फ एक बॉल को कम करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ के बाद जब हम सेकेंड ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 8 बॉल्स बचेंगी, ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ से क्या क्या हो सकता है, या तो रेड हो सकती है, अब हमें सिर्फ इन लाइंस के थ्रू चलना है, रेड हो सकती है, ये आउटकम हो सकता है, या फिर रेड और ब्लू हो सकता है, रेड और ब्लू हो सकता है, ब्लू और रेड हो सकता है, ब्लू और ब्लू हो सकता है। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ और चेक कर लेते हैं क्या होगी। देखो हमने लास्ट एक्सरसाइज में जब ट्री डायग्राम पढ़ा था तो हमने ये सीखा था ना कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है और कब हमें ऐड करना है। अगर हम एक ही लाइन में चल रहे हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का। तो यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9 है और यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये हो जाएगा 12/72 विच इज़ इक्वल्स टू 1/6। अब फिर से देखो यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9 है और ब्लू की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, तो ये हो जाएगा 20/72 विच इज़ इक्वल्स टू 5/18। ब्लू और रेड, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 5/9 है और रेड की प्रोबेबिलिटी 4/8 है, ये हो जाएगा 5/18, ठीक है। और ब्लू 5/9 इंटू 4/8, ये हो जाएगा 5/18, ठीक है। अब देखो हमने कैलकुलेट कर ली, सबकी आउटकम्स भी कैलकुलेट कर लिया और प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। अब क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एंड देन अ ब्लू बॉल। यहाँ पे देखो सबसे पहले रेड निकालनी है और फिर ब्लू निकालनी है, तो वो वाले आउटकम हमारा कहाँ है, ये रहा। सबसे पहले रेड निकाली और दूसरे पे हमने ब्लू निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/18। या फिर अगर आप इसको करके दिखाना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल। पहली रेड की निकालने की 4/9 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लू बॉल और सेकेंड ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड देन ब्लू क्या हो जाएगी, 4/9 इंटू 5/8 विच इज़ इक्वल्स टू 20/72, ये कैंसिल होके हो जाएगा 5/18, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ब्लू बॉल्स। अब यहाँ पे हमें 2 ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो ये रही हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ये आ जाएगी 5/18। चाहो तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लेना, फर्स्ट ब्लू बॉल 5/9 इंटू सेकेंड ब्लू बॉल 4/8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा 5/18। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इसको कमेंट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 रेड बॉल, एटलीस्ट 1 रेड बॉल क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन मैं अपने लिए नहीं पूछती, इन क्वेश्चंस को आप अगर प्रैक्टिस करोगे, आप इनका आंसर दोगे तो इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी, आपके ही कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मैं जो क्वेश्चंस पूछती हूँ उनका प्लीज़ आप आंसर ज़रूर किया करो, ओके। तो आज हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं मैं उनका भी सोल्यूशन लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मैथोहॉलिक। बाय बाय।